तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को करने से पहले हमको यह समझना होगा कि व्हाट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड इसको क्यों बनाया जाता है। ऐसे समझिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और हर ऑर्गेनाइजेशन का किसी ना किसी बैंक में खाता तो होता ही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती रहती है, लाइक सेल, परचेज, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सैलरी वगैरह, बहुत से खर्चे भी और बहुत सी इनकम्स भी होती रहती हैं। तो बैंक जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो ये बैंक्स को परमिशन देती हैं कि वो कई पेमेंट्स ऐसी है जो उनको बिना पूछे भी कर सकती है। लाइक उन्होंने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना हो या फिर कोई क्रेडिट बिल पे करना हो, उसको अपने आप कर सकती हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस तो अब पेमेंट करता ही है और इनकम से भी रिसीव करता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस में पेमेंट होती है और इनकम्स होती हैं, उनको तो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड कर लेता है। बट जो बैंक में जो पेमेंट्स होती हैं, बैंक में जो रिसीट होती हैं, अब उनको रिकॉर्ड करने में आती है परेशानी, क्योंकि बैंक जो है वो इनको रिपोर्ट करता नहीं है कि आपको ये रिसीव हुआ है। क्यों रिपोर्ट नहीं करता? क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बैंक के पास जाए और उन सब ट्रांजेक्शन्स के बारे में पूछे। तो इसलिए उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को, पूछने के प्रोसेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है समाधान, सुलह करना। तो बैंक की सुलह करने वाली स्टेटमेंट, सिंपल सी बात है। तो ये होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप सबको समझा होगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पर चार तरह के क्वेश्चन ही हमारे पास बनते हैं। और वो चार तरह के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमको वो कैश बुक का बैलेंस दे देंगे कि हमारे हिसाब से बैलेंस ये है, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस दे देंगे और फिर हम कैश बुक का बैलेंस, ये किसका कैश बुक का बैलेंस होगा? ये ऑर्गेनाइजेशन का कैश बुक का बैलेंस होगा। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बैंक के पास जाएगा, इसे पूछेगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई है ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द वीक, जो भी होता है। और फिर वो उन ट्रांजेक्शन्स का एक लिस्ट बना के ऑर्गेनाइजेशंस को दे देगा। फिर उन ट्रांजेक्शन्स को वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। या फिर दूसरा क्या होगा, वो हमको पासबुक का बैलेंस दे देगा। पासबुक का बैलेंस, इसको आप ऐसे समझो कि आपने कोई आंसर सॉल्व किया और आपके टीचर ने उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिया और आप उस अपने आंसर को उस क्वेश्चन से मैच कर रहे हो। तो ये होता है पासबुक। आपके पास पासबुक का बैलेंस होता है, आप उसे कैश बुक से मैच कर रहे होते हो। बस आपको किसी भी तरह उस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस तक पहुंचाना है। ये सिंपल प्रोसेस होता है। तो तीसरे तरीके का क्वेश्चन होता है कि हमको कैश बुक का वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे देगा। कौन सा बैलेंस दे देगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और सेम पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे देगा। बस ये चार तरह के क्वेश्चन होते हैं जो अपने पास जनरली बनते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आइए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। हम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास अपने मॉडल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? आपको सबसे पहले बैलेंस देखना है कि कौन सा गिवन है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ 2,40,000 रुपीज़। इसका मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया? टाइप 1, जो मैंने आपको दिखाया था। अब करना कैसे है? इसको करने की सिंपल ट्रिक यही है कि आप ट्रांजेक्शन्स को सिंपल प्रैक्टिकल सिनेरियो में उतार लो। बस अब मैं इसको आपको यहीं पे समझा दूंगा, फिर मैं आपको डिटेल से भी समझाऊंगा। सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपकी कंपनी के हिसाब से आपका बैलेंस होना चाहिए 2,40,000 रुपये। आप बैंक में गए, आपने पूछताछ की, आपको वहाँ पे पता चला कि आपने जो चेक इशू किया था 1,36,000 का, कि ये मेरे क्रेडिटर्स को पे कर दो। बैंक ने अभी तक उस चेक को इशू ही नहीं, यानी कि पेमेंट की ही नहीं आपके खाते से। आपने सोचा कि मेरे खाते से 1,36,000 रुपये कट गए, पर वो कटे ही नहीं। तो क्या आपके खाते का बैलेंस कम हुआ? नहीं हुआ ना। तो आप क्या करेंगे? आप फिर से अपनी कैश बुक में वो बैलेंस बढ़ा देंगे। तो आप सिंपली इसको ऐड कर देंगे। फिर आपने चेक डिपॉजिट इन बैंक बट यू येट नॉट क्लियर्ड। आप एक चेक लेके गए बैंक में, आपने बैंक में वो चेक जमा करा दिया। आपने सोचा कि मेरा जो बैंक का खाता है वो 90,000 से बढ़ गया, पर रियलिटी ये है कि बैंक ने अभी तक उस चेक को आपके खाते में डिपॉजिट ही नहीं किया। तो जब वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ तो आपके खाते में बैलेंस नहीं बढ़ा। तो अब आपको
ना चाहते हुए भी अपनी कैश बुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आया नहीं। कैश बुक क्या मांगती हैं, कैश आया और कैश गया, वो उधार की एंट्री नहीं करती। सिंपल। फोर्थ एंट्री है आपके पास बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300 रुपये। बैंक ने अपने जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उसके आपसे सिंपल 300 रुपये चार्ज कर लिया और आपको बताया नहीं, तो अब आपको तो उसको ना चाहते हुए भी ऐड लेस करना होगा। किसको पसंद है भैया, ना चाहते हुए भी खर्चा हो। ये वही क्वेश्चन है। और अपने पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, वो आती है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1250, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक का क्रेडिट, मेरा डेबिट, और कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस बोले तो पैसा आना, तो इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हुआ है बैंक के द्वारा मेरे खाते में, तो भैया इंटरेस्ट आया है तो इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। द बैलेंस एज पर पासबुक, अरे वाह, इसमें अपने को आंसर दे दिया, यानी कि आपके टीचर का दिया हुआ आंसर है ये 2,86,950 रुपये। अपने खाते में बैलेंस तो होना चाहिए इतना, बट हमारी जो कैश बुक वो दिखा रही है 2,40,000 का। तो आइए हम मिलाते हैं इसको। तो ये हमारे पास हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आ जाता है। इसका बस एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको ऐसे बस 2 डिब्बे बनाने हैं और 1 डिब्बा में। तो आइए अब इसमें लिखते हैं। तो हमको बैलेंस कौन सा दिया हुआ था, जैसा कि हम देख सकते हैं हमको बैलेंस दिया हुआ था कैश बुक के हिसाब से। मॉड्यूल आप सबके पास होंगे ही, आप उसमें से देख सकते हो। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 2,40,000। कौन से, अब प्लस लिखे कि माइनस, अब ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस लिख देते, अब ओवरड्राफ्ट तो है नहीं तो प्लस से लिख देंगे 2,40,000 रुपये का। फिर हमने देखा था कि चेक जो है आपने इशू किया था 1,36,000 का, पर वो बैंक ने अभी पेमेंट की ही नहीं, तो वो चेक अभी भी आपके पास ही है, यानी कि आपसे अभी आपके खाते से 1,36,000 रुपये कटे नहीं, तो आपका सिंपली बैलेंस बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कि वो उसमें से पैसे कटे नहीं, तो वो एज इट इज़ है, आपने पर घटा दिया था ना, तो आप उसे फिर से बढ़ा देंगे। तो क्या लिखोगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, सिंपल। कितना, 1,36,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपने देखा कि आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में 90,000 रुपये का, पर अभी तो वो बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं, मतलब कि वो भी आपके खाते में वो पैसा आया ही नहीं, या तो बैंक ने अभी तक उस चेक को उसके आपके डेटर के पास भेजा नहीं, या डेटर ने आपके पास अब तक पैसे भेजे नहीं, 2 ही तो कारण हो सकते हैं। तो आपने सोचा 90,000 आ गए, पर 90,000 नहीं आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, कितना, 90,000 रुपये। नेक्स्ट आपने देखा कि बैंक ने चार्जेस किया है, तो बैंक चार्जेस तो अब सबको पता है भैया, बैंक का बैलेंस कम होगा ही होगा। आपने देखा, फिर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैलेंस बढ़ा, आपके खाते में बैलेंस बढ़ा, बैंक का इंटरेस्ट सिंपल 1,250, और फिर लास्ट में आपको कैश पासबुक का बैलेंस दिया हुआ था। अब चेक करते हैं कि क्या वही बैलेंस आ रहा है जो आना चाहिए था। 2,40,000 प्लस करेंगे 1,36,000, फिर प्लस करेंगे 1,250, फिर माइनस करेंगे 90,000 रुपीज़, 287,250। ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो बैंक के चार्जेस हम लिखना भूल गए, सॉरी, मैं भी कहूँ कि दिक्कत क्या हुई। सो -3, तो अपने पास आएगा 286,950, ठीक है। तो आपका आंसर जो आपको दिया था वो मैच हो गया। बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 286,950, कौन सी साइड, इस तरफ। अब ये भैया नेगेटिव तरफ क्यों आया,
क्योंकि हमको जैसा पता है कि हमारे पासबुक का, ये मैं आपको कल की वीडियो में समझाऊंगा कि ये इस तरफ क्यों आया, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको भी समझेगा नहीं कि ये क्यों आया क्रेडिट साइड, क्योंकि उसके लिए आपको ओवरड्राफ्ट और पॉजिटिव नेगेटिव की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अभी इस टॉपिक पे मैं 2 या 3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको इस टॉपिक के बारे में और कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी आएगी।